हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट सेकंड का फर्स्ट पेपर सामाजिक विचारक का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम इमाइल दुर्खिम के सामाजिक तथ्य का कल अध्ययन कर चुके हैं। आज दूसरा टॉपिक है श्रम विभाजन। तो समाज में श्रम विभाजन इमाइल दुर्खिम की जो है सबसे पहली कृति है, जिसे उन्होंने फ्रांच भाषा में लिखा था। इसके बाद उसको अंग्रेजी में प्रकाशित करवाया डिवीजन ऑफ लेबर एंड सोसाइटी के नाम से। इस ग्रंथ का प्रकाशन 1893 में भी हुआ था। इस ग्रंथ की रचना उन्होंने अपनी डॉक्टरेट की उपाधि हेतु की थी। दुर्खिम की रचना समाज में श्रम विभाजन 3 खंडों में विभाजित है, जिसमें श्रम विभाजन से संबंधित विभिन्न तथ्यों का उल्लेख किया गया है। ये 3 खंड हैं: समाज श्रम विभाजन के प्रकार्य, दूसरा है कारण एवं दशाएं, तीसरा है श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूप। तो श्रम विभाजन के जो प्रकार्य हैं उसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। दुर्खिम ने बताया है कि समाज की एकता के लिए श्रम विभाजन को आधार माना गया है, और उसके वैज्ञानिक अध्ययन के लिए कानूनों के स्वरूप, एकता के रूप, मानवीय संबंधों के स्वरूप, अपराध, दंड, सामाजिक उद्विकास आदि अनेक समस्याओं और अवधारणाओं की व्याख्या की गई है। दूसरे खंड के अंतर्गत इमाइल दुर्खिम ने श्रम विभाजन के कारण और उसकी दशाओं का अध्ययन किया है। और तीसरे खंड के अंतर्गत श्रम विभाजन के असमान स्वरूप के माध्यम से कुछ असामान्य स्वरूपों का उल्लेख किया है। संपूर्ण पुस्तक 14 अध्यायों में बटी हुई है, किंतु अध्यायों की विषय सामग्री उनके शीर्षकों से पूरी तरह बंधी हुई नहीं है। इसके लिए हम सबसे पहले श्रम विभाजन के प्रकारों का अध्ययन करते हैं। इमाइल दुर्खिम ने श्रम विभाजन के प्रकारों को कुछ बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट किया है, जैसे नवीन समूहों का निर्माण करना, यानी श्रम विभाजन जो है हमारे समाज में नए नए समूहों की उत्पत्ति करता है। नवीन समूहों में एकता बनाए रखने का कार्य भी करता है। और तीसरा जो प्रकार है श्रम विभाजन का वह है कि समाज में नैतिकता इससे बनी रहती है, या समाज में नैतिक कार्यों को उत्पन्न करना। इसके बाद अध्ययन करेंगे हम श्रम विभाजन के कारण कौन कौन से हैं। तो इमाइल दुर्खिम ने श्रम विभाजन के 3 प्रमुख कारणों का उल्लेख किया है, जिनमें पहला है जनसंख्या के आकार और घनत्व में वृद्धि। दूसरा कारण बताया इमाइल दुर्खिम ने कि सामूहिक चेतना का उत्तरोत्तर विकास हो रहा है। और तीसरा जो प्रमुख कारण है श्रम विभाजन के बढ़ने का वह है पैतृकता का घटता प्रभाव। और इसके बाद इमाइल दुर्खिम ने श्रम विभाजन के कुछ परिणामों का उल्लेख किया है। लेकिन सबसे पहले जो है श्रम विभाजन के प्रकार के अंतर्गत इमाइल दुर्खिम ने सामाजिक एकता और सामाजिक कानूनों का भी उल्लेख किया है। तो जो सामाजिक एकता है उसको इमाइल दुर्खिम ने 2 भागों में विभाजित किया है। पहला है सावयवी एकता और दूसरा है यांत्रिक एकता। तो यांत्रिक एकता होती है यंत्र की भांति कार्य करना, और सावयवी एकता होती है कि शरीर के अंगों की भांति कार्य करना। तो जो यांत्रिक एकता है इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जिनको इमाइल दुर्खिम ने बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट किया है, जैसे अविभेदीकृत या भेदभाव रहित समाज। दूसरी विशेषता बताई है कि व्यक्ति का द्वैतिक स्थान होता है यांत्रिक एकता वाले समाजों में। और तीसरी विशेषता है सामूहिक चेतना के प्रभुत्व पाया जाता है। चौथी विशेषता है कि यांत्रिक एकता वाले समाजों में दमनकारी कानून अधिकतर पाए जाते हैं। और 5वीं विशेषता है कि आंतरिक एकता वाले समाजों में सामाजिक एकता का आधार नैतिकता होती है। और 6वीं विशेषता है कि यांत्रिक एकता में जनसंख्या कम होती है, अतः हर क्षेत्र में सजातीयता पाई जाती है। ऐसे समाजों में जनमत का जो है अधिक महत्व होता है। और नेक्स्ट विशेषता है कि यांत्रिक एकता वाले समाजों में न्याय, दंड और सामाजिक मामले सारे समूह द्वारा सामूहिक रूप से निपटाए जाते हैं। और नेक्स्ट विशेषता है कि यांत्रिक समाज में अर्थव्यवस्था भरण पोषण वाली अर्थव्यवस्था होती है। भोजन, वस्त्र, आवास की पूर्ति भी इन समाजों में कठिनाई से होती है। इनमें विशेषीकरण का अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट विशेषता है कि यांत्रिक समाजों में धर्म की प्रधानता होती है, यानी धार्मिक संगठन पाया जाता है। इनमें धर्म का प्रारंभिक स्वरूप टोटमवाद के रूप में पाया जाता है। टोटम की पूजा की जाती है। टोटम ही धार्मिक क्रियाओं का केंद्र होता है, और धर्म सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख साधन होता है।
इसके बाद दमन कानून के अंतर्गत दुर्खिम ने अपराध और दंड की व्यवस्था व्याख्या जो की है उसमें कुछ बिंदुओं के अंतर्गत उन्होंने बताया कि अपराध पहला बिंदु है, दूसरा है अपराध सामूहिक भावनाओं पर आघात है और तीसरा है दंड। यानी दुर्खिम के मतानुसार अपराध की सामाजिक उपयोगिता का भी उन्होंने उल्लेख किया है। वे मानते हैं कि अपराध लोगों के समूहों को एकता के सूत्र में बांधता है। सभी व्यक्ति समान रूप से अपराध क्रिया का प्रतिशोध लेने या अपराधी को दंड देने की बात सोचते हैं। सामान्य आक्रोश समूह के सदस्यों में मानसिक एकता स्थापित करता है। इसके बाद आती है सावयवी एकता। यांत्रिक एकता के बिल्कुल विपरीत दुर्खिम ने दूसरे प्रकार की एकता सावयवी एकता बताई है, जो आधुनिक, जटिल और विकसित औद्योगिक समाजों में पाई जाती है। ऐसे समाजों में प्रतिकारी कानून की प्रधानता होती है। दुर्खिम ने सावयवी समाज की कुछ प्रमुख विशेषताएं बताई हैं, जिनको मैं बिंदुओं में स्पष्ट कर देती हूँ। पहली है विभेदीकरण की जटिल प्रक्रिया। दूसरी है समाज में अन्योन्य आश्रितता में वृद्धि होती है। तीसरी है विभिन्न व्यवसायों का विकास होता है। चौथी विशेषता है सामूहिक प्रतिनिधान पाए जाते हैं। पांचवी विशेषता है प्रतिकारी कानून। यानी इसका तात्पर्य है कि सावयवी एकता में प्रतिकारी कानून की प्रधानता होती है, जिसका उद्देश्य दंड देना नहीं होकर नागरिकों का सामान्य जीवन में पुनर्स्थापन होता है। नेक्स्ट विशेषता है सावयवी समाजों की, वह है आर्थिक संगठन। जहाँ यांत्रिक एकता में भरण पोषण वाली अर्थव्यवस्था पाई जाती है, वहीं सावयवी समाजों में बचत वाली अर्थव्यवस्था पाई जाती है। नेक्स्ट विशेषता है सावयवी समाज की, वह है कि राजनीतिक व्यवस्था पाई जाती है इनमें। यानी सावयवी समाज में राजनीतिक कार्यों का विशेषीकरण हो जाता है। राज्य के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, अलग अलग कार्य करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट विशेषता है इन समाजों की कि सावयवी समाज में धर्म के क्षेत्र का विस्तार हो जाता है, यानी धार्मिक संगठन। इसमें एकेश्वरवाद और बहुदेववाद का संक्रमण हो जाता है। ईश्वर का व्यक्तिकरण और निजीकरण हो जाता है। धर्म का सार्वभौमिकरण हो जाता है। तो स्थानीय धार्मिक विश्वासों का स्थान विश्ववाद और अंतर्राष्ट्रीयवाद ले लेते हैं। जिसके बाद आती है आंतरिक और सावयवी एकता, जो है उन दोनों में अंतर और जो है उनमें प्रमुख रूप से सावयवी एकता वाले जो समाज होते हैं उनमें संविदात्मक संबंध पाए जाते हैं और श्रम विभाजन में लोग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। समझौते के आधार पर भी एक दूसरे का सहयोग देते हैं, सेवाएं प्राप्त करते हैं। दुर्खिम ने सामाजिक विकास का संबंध श्रम विभाजन और सामाजिक एकता से भी जोड़ा है। इसके बाद एम.एल. दुर्खिम ने श्रम विभाजन के कुछ कारणों का उल्लेख किया है, जिनमें पहला कारण है जनसंख्या के आकार और घनत्व में वृद्धि। इसके अंतर्गत एम.एल. दुर्खिम ने बताया है कि जनसंख्या के आकार और घनत्व में वृद्धि को श्रम विभाजन का प्राथमिक कारक माना है। वे लिखते हैं कि श्रम विभाजन समाजों की जटिलता और घनत्व के साथ सीधे अनुपात में विचरण करता है। यदि सामाजिक विकास के दौरान यह निरंतर वृद्धि करता है तो इसका कारण यही है कि समाज नियमित रूप से अधिक घने और सामान्यतः अधिक जटिल हो जाते हैं। जनसंख्या वृद्धि 2 रूप में होती है। पहला है कि जनसंख्या के आकार में वृद्धि और दूसरा है जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि। अब विशेष केंद्रों पर जनसंख्या का जमाव हो जाता है तो जनसंख्या घनत्व भी 2 प्रकार का पाया जाता है। पहला है भौतिक घनत्व और दूसरा है नैतिक घनत्व। भौतिक घनत्व का तात्पर्य है जिसमें लोग शारीरिक दृष्टि से एक स्थान पर केंद्रित हो जाते हैं, और नैतिक घनत्व का तात्पर्य है जिसमें भौतिक घनत्व का ही ये परिणाम होता है। इससे लोगों के संबंधों में, उसकी क्रियाओं प्रतिक्रियाओं में वृद्धि होती है। लोगों की अंतःक्रियाओं में वृद्धि से जटिलता उत्पन्न होती है, जिससे गतिशील और नैतिक घनत्व हम कहते हैं। इसके बाद आती है इसमें कारणों में जनसंख्या के आकार और घनत्व में वृद्धि के बाद दूसरा कारण है सामूहिक आत्मा या सामूहिक चेतना का उत्तरोत्तर ह्रास, यानी सामूहिक चेतना में कमी हो जाती है। श्रम विभाजन के द्वितीय कारकों में ये प्रमुख जो कारण है वो है सामूहिक चेतना की उत्तरोत्तर कमी। दुर्खिम के मतानुसार यह देखा जा सकता है कि श्रम विभाजन की प्रगति उतनी ही अधिक कठिन है जितनी धीमी होगी। जितनी सामूहिक आत्मा सशक्त और निश्चित है, इसके विपरीत यह उतनी ही अधिक तीव्र होगी जितनी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत पर्यावरण के साथ सामंजस्य करने में समर्थ है। और तीसरा कारण है पैतृकता का घटता प्रभाव। एम.एल. दुर्खिम मानते हैं कि पैतृकता का जितना अधिक प्रभाव होता है, परिवर्तन के अवसर उतने ही कम होते हैं। पैतृकता के आधार पर जब समाज में व्यवसाय
और कार्यों का बंटवारा किया जाता है तो श्रम विभाजन के विकास में बाधाएं आती हैं। इस प्रकार एम एल दुर्खिम ने श्रम विभाजन के कारणों की खोज आर्थिक मनोवैज्ञानिक कारकों में न मानकर समाजशास्त्रीय कारकों में की है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे श्रम विभाजन के परिणामों का। जो एम एल दुर्खिम ने श्रम विभाजन के कुछ परिणाम बताए हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है प्रकार्यात्मक स्वतंत्रता और विशेषीकरण, यानी कार्यों के विभाजन के साथ साथ कार्यों करने की स्वतंत्रता और गतिशीलता में भी जो है वृद्धि हो जाती है। दूसरा है सभ्यता का विकास, यानी दुर्खिम ने सभ्यता के श्रम विभाजन का परिणाम माना है। जैसे जैसे श्रम विभाजन का विकास होता है वैसे वैसे सभ्यता का भी विकास होता है। जनसंख्या के आकार और घनत्व में वृद्धि से श्रम विभाजन में भी वृद्धि हो जाती है। तीसरा परिणाम है सामाजिक प्रगति, यानी परिवर्तन से ही प्रगति होती है। श्रम विभाजन भी परिवर्तनों को जन्म देता है। परिवर्तन प्रकृति का एक नियम है जो सदैव होता ही रहता है। चौथा का परिणाम है सामाजिक परिवर्तन और व्यक्तिगत परिवर्तन। दुर्खिम व्यक्तिगत और सामाजिक परिवर्तन के लिए श्रम विभाजन को उत्तरदायी मानते हैं। पांचवा परिणाम है नवीन समूह की उत्पत्ति और अंतर्निर्भरता। श्रम विभाजन के परिणाम स्वरूप विशेष प्रकार के कार्यों में लगे हुए व्यक्तियों में विशेष प्रकार के हितों का विकास हो जाता है, जिनकी रक्षा के लिए विशेष वर्गों और समूहों का निर्माण होता है। ये समूह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परस्पर सहयोग करते हैं। उनमें अंतर्निर्भरता पाई जाती है और अधिक जो है जितना अधिक श्रम विभाजन होगा उतनी ही अधिक पारस्परिक निर्भरता बढ़ेगी समाज में। इसके बाद नेक्स्ट परिणाम है श्रम विभाजन का, वह है कि व्यक्तिवादी विचारधारा, यानी श्रम विभाजन के बढ़ने के साथ साथ सामूहिक चेतना कम हो जाती है और व्यक्तिगत चेतना बढ़ती जाती है। नेक्स्ट परिणाम है श्रम विभाजन का, वह है कि प्रतिकारी कानून और नैतिक दबाव, यानी श्रम विभाजन कानूनी व्यवस्था को भी बदल देता है। यांत्रिक एकता वाले समाजों में जहाँ हम सब प्रकार की समानताएं पाते हैं, दमनकारी कानून पाए जाते हैं, किंतु श्रम विभाजन और विशेषीकरण के कारण समाज में पारस्परिक संबंधों का विस्तार और जटिलता में वृद्धि हो जाती है। लोगों में संविदात्मक संबंध पनपते हैं। व्यक्तिगत हितों की रक्षा के लिए प्रतिकार कानून बनाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट परिणाम आता है श्रम विभाजन का, वह है सावयवी सामाजिक एकता। श्रम विभाजन के अभाव में समाज में जो एकता थी वह यांत्रिक प्रकार की थी। श्रम विभाजन के कारण समाज में सावयवी एकता स्थापित होती है, जिसमें विभिन्न अंगों में परस्पर प्रकार्यात्मक निर्भरता और सहयोग पाया जाता है। इस प्रकार की एकता को हम जो है पहले अध्ययन कर चुके हैं। इसके बाद अध्ययन करेंगे श्रम विभाजन के कुछ असामान्य स्वरूपों का, यानी दुर्खिम ने श्रम विभाजन के 3 असामान्य स्वरूपों को उल्लेख किया है। पहला है आदर्शहीन श्रम विभाजन, दूसरा है बलात् श्रम विभाजन और तीसरा है व्यक्तिगत कार्य की अपर्याप्तता वाला श्रम विभाजन। तो जो आदर्शहीन श्रम विभाजन एम एल दुर्खिम ने बताया है उसको जो है श्रम विभाजन से उत्पादन और विज्ञानों की एकता जो है समाप्त हो जाती है। इसको 2 क्षेत्रों में प्रमुख रूप से बताया। आर्थिक क्षेत्र में श्रम विभाजन के कारण यानी उद्योगों में विशेषीकरण बढ़ता है, और दूसरा बताया है वैज्ञानिक क्षेत्र में, यानी पहले विज्ञानों का विभाजन नहीं था। एक व्यक्ति एक साथ सभी विज्ञानों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकता था। सब विज्ञानों पर एक साथ सबका अधिकार प्राप्त कर सकता था। इस प्रकार उस समय विज्ञानों में एकता पाई जाती थी, किंतु विज्ञानों का विभाजन हो गया है जो एक तरह केवल एक ही विज्ञान से जुड़ा हुआ है। इससे विज्ञानों में एकता समाप्त हो गई है। इस प्रकार आर्थिक और वैज्ञानिक क्षेत्र में अंगों के पारस्परिक से संबंधों को टूटने से आदर्शहीनता भी उत्पन्न हुई है। इसके बाद आदर्शहीन श्रम विभाजन के बाद आता है बलात् श्रम विभाजन, यानी फोर्स्ड, बलपूर्वक। दुर्खिम बताते हैं कि श्रम विभाजन से एकता तभी स्थापित होती है जब लोगों को उनकी योग्यता और रुचि के अनुसार कार्य मिले। वे वर्ग और जाति का उदाहरण देकर बताते हैं कि इनका निर्माण श्रम विभाजन के संगठित रूप को प्रकट करता है, किंतु कई बार ये एकता के बजाय श्रम विभाजन के संगठित रूप को प्रकट करता है। एकता के बजाय जो है महत्वाकांक्षी पीड़ा और दुख को भी जन्म देते हैं, विशेष रूप से जब ये लोगों को उनकी रुचि के अनुसार कार्य नहीं देते और ज़बरदस्ती उन्हें अपने पूर्व निश्चित कार्यों से जो है बंधा रहना पड़ता है, उनसे सख्ती के द्वारा काम कराया जाता है। ऐसा श्रम विभाजन समाज में पूरी तरह एकता स्थापित नहीं कर सकता हो।
बाह्य रूप से थोपा गया श्रम विभाजन यानी बलपूर्वक जो है श्रम विभाजन होता है। और तीसरा जो है श्रम विभाजन असामान्य स्वरूप वो है व्यक्तिगत कार्य की अपर्याप्तता। श्रम विभाजन का तीसरा ये जो असामान्य स्वरूप है, कई बार ऐसा भी होता है कि व्यावसायिक और औद्योगिक संस्थाओं में कार्य करने वाले लोगों को पर्याप्त मात्रा में कार्य प्राप्त नहीं होता है, उनके कार्यों में कोई समन्वय नहीं होता है, तब अव्यवस्था और असंबद्धता फैलती है, श्रम विभाजन एकता पैदा नहीं कर पाता है। इसके बाद जो है एमाइल दुर्कheim के सिद्धांत की कुछ विद्वानों ने आलोचना भी की है। जैसे मर्टन और बार्नेस ने दुर्कheim की पद्धति की जो है आलोचना करते हुए बताया है कि दुर्कheim ने कानून और एकता के विभिन्न प्रकारों में विश्वसनीय संबंध स्थापित नहीं किया है। बार्नेस मर्टन विद्वानों बताया है कि दुर्कheim द्वारा व्यक्तिगत और सामाजिक नैतिकता में किए गए भेद को भी स्पष्ट नहीं माना है। और बोगार्ट्स, गिन्सबर्ग, बार्नेस समाजशास्त्री जो हैं, सोरोकिन है, एरन है, मर्टन, इन सभी ने दुर्कheim द्वारा प्रस्तुत श्रम विभाजन के कारणों की आलोचना की है। दुर्कheim ने श्रम विभाजन के आधार पर सामाजिक उद्विकास की व्याख्या की है। मर्टन ने उद्विकासीय सिद्धांत की जो है आलोचना की है। केवल श्रम विभाजन को समझ सामाजिक उद्विकास का कारण बताकर दुर्कheim ने अत्यंत जटिल समस्या की बहुत सरल व्याख्या कर दी है। इस प्रकार एमाइल दुर्कheim ने समाज में श्रम विभाजन का जो है विशेषतः अध्ययन किया है, जिसको आदिम सरल और सभ्य समाजों में यानी दोनों प्रकार के समाजों में, प्राचीन समाजों में भी और आधुनिक समाजों में भी, दोनों समाजों का जो है तुलनात्मक अध्ययन भी किया है। और ये बताने का प्रयास किया है कि श्रम विभाजन यानी वर्तमान समय में भी पाया जाता है। यह जो है उस व्यक्ति की प्रथम और महान कृति बताई है जॉर्ज सिम्पसन ने, कि जिन्होंने लगभग चौथाई शताब्दी तक फ्रांसीसी विचारधारा पर नियंत्रण किया और जिसका प्रभाव अब भी घटने की अपेक्षा बढ़ रहा है। ऐतिहासिक और प्रसंग की दृष्टि से यह आज भी एक ऐसी पुस्तक है जो उन सभी के द्वारा पढ़ी जानी चाहिए जो सामाजिक विचारधारा के ज्ञान और सामाजिक समस्याओं में रुचि रखते हैं। तो इस प्रकार जो है एमाइल दुर्कheim का ये श्रम विभाजन का सिद्धांत प्राचीन और जो है आधुनिक समाजों के लिए अति महत्वपूर्ण श्रम विभाजन है।